हेलो जी। तो आज हम पढ़ेंगे एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण। इसमें हम दो तरीके का अपचयन देखेंगे। पहला पूर्ण अपचयन और दूसरा आंशिक अपचयन। पूर्ण अपचयन में हम देखेंगे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, जिसमें हम कुछ इस तरीके से अभिकर्मक लेंगे। आंशिक अपचयन में हम दो तरीके से करते हैं। यहाँ हम रोजनमुंड उत्प्रेरक लेंगे। BaSO4 की जगह पर अगर मैं CaCO3 का यूज करूँ या चारकोल का यूज करूँ तो इस उत्प्रेरक को मैं बोलूंगा लिंड-लारस उत्प्रेरक। अगर लिंड-लारस उत्प्रेरक से मैं अगर आंशिक उपचयन करता हूं तो इस तरीके के अपचयन को लिंड-लारस अपचयन कहते हैं। वहीं अगर रोजनमुंड उत्प्रेरक को लूं तो इस आंशिक अपचयन को मैं बोलूंगा रोजनमुंड अपचयन। ये होगा पहला आंशिक उपचयन। अब हम पढ़ेंगे दूसरा आंशिक अपचयन। दूसरा जो आंशिक अपचयन है उसको हम बोलते हैं बर्च अपचयन। इसमें हम ये उत्प्रेरक यूज करेंगे सोडियम के साथ लिक्विड NH3, या इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा NaNH2, या फिर सोडियम की जगह पर लिथियम के साथ लिक्विड NH3। एक बात जो गौर करने की रहेगी वो ये रहेगी कि आंशिक अपचयन में हमें एल्कीन मिलेगा, उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। वहीं पूर्ण अपचयन हमें उत्पाद के रूप में एल्केन देगा। एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस। जो पहले नंबर का आंशिक अपचयन होगा तो उससे हमें सिस एल्किन मिलेगा। वहीं जो दूसरे नंबर का जो आंशिक अपचयन होगा उससे हमें ट्रांस एल्किन मिलेगा। यानी कि अगर मैंने रोजनमुंड उत्प्रेरक लिया या फिर लिंड-लारस उत्प्रेरक लिया, ये लिया चाहे ये लिया, मुझे सिस एल्किन मिलेगा। वहीं अगर बर्च अपचयन के किसी भी उत्प्रेरक को मैंने लिया तो वहां से मुझे ट्रांस एल्किन मिलेगा। ये दोनों आंशिक अपचयन होते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्पाद के रूप में एल्किन बनती है। वहीं पूर्ण अपचयन में उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण में हम H2 निकल या प्लेटिनम पैलेडियम लें तो हमें उत्पाद के रूप में एल्केन मिलता है। आओ इन रिएक्शन को देखते हैं। पहले हम उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण देखते हैं। इसमें हमने एक नॉन टर्मिनल एल्काइन ली है। नॉन टर्मिनल मतलब कि जहां पर हमारा एल्काइन जो बॉन्ड है उसके जो दोनों कार्बन है उनसे दोनों कार्बन से H ना जुड़ा हो और R जुड़ा हो। देखो ये यहाँ पर भी R है और यहाँ पर R डैश है। चाहे R ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं बट यहाँ पर H नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2 निकल प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के साथ। और अच्छे समझ में आए इसलिए मैंने लिखा है कि H2 के साथ निकल ले लो या फिर H2 के साथ प्लेटिनम ले लो या फिर H2 के साथ पैलेडियम ले लो। होता क्या है यहाँ पर रिएक्शन में हमें उत्पाद में क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। हुआ क्या, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ होता क्या है कि यहाँ पर हमने जो धातु ले रखी है निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, ये एक बॉक्स की तरह काम करती है। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, मान लो मैंने ये एक प्लेटिनम का एक बॉक्स बनाया है। इस प्लेटिनम के ऊपर जो परत के रूप में आपको जो बिंदियां दे रखी है ये है हाइड्रोजन। इसके ऊपर मैं अपने नॉन टर्मिनल एल्काइन को लाता हूँ तो होता यह है कि ये जो बिंदियों पर जो H गिरा हुआ है ये H यहाँ से बॉन्ड बनाता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है। और जैसे ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये वाला जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होने लगता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इधर भी ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसी के साथ आगे क्या उत्पाद बनता है, अभी हमारे पास एल्किन बना है। इस एल्किन के निकट जैसे ही मैं ये बॉक्स वापस लाता हूँ, क्योंकि रिएक्शन में तो ये बहुत सारा है हाइड्रोजन और इसके ऊपर केवल हाइड्रोजन ही पड़े हुए हैं तो इसमें कोई रुकावट भी नहीं है। तो जैसे ही मैं ये वापस रिएक्शन करता हूँ तो ये एल्केन दे देता है। और जैसे ही मैं इस प्लेटिनम की बॉक्स को यहाँ इसके निकट लाता हूँ ये हाइड्रोजन ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पर नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और ये वाला बॉन्ड अब ब्रेक हो रहा है। आगे जो उत्पाद बनेगा वो उसमें एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। इस तरीके से नॉन टर्मिनल एल्काइंस अगर हम लेते हैं उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण में तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एल्केन बनता है। अगर क्या हो, अगर मैं इसकी जगह पर टर्मिनल एल्काइन लूँ, यहाँ पर अगर मैं इस R की जगह पर H लिखूँ तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इस R की जगह पर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, जो कि पुराना वाला ही था, ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ इस रिएक्शन में नॉन टर्मिनल एल्काइन पर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। रोजनमुंड उत्प्रेरक के साथ या फिर लिंड-लारस उत्प्रेरक के साथ क्या रिएक्शन होती देखते हैं। उससे पहले ये देखो कि यहाँ पर इस एल्काइन में यहाँ से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। कुछ इस तरीके से इसका पूर्ण अपचयन हुआ है। पूर्ण अपचयन इसलिए हुआ है कि यहाँ पर इस प्लेटिनम पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, इसलिए हाइड्रोजन का जुड़ाव आसानी से हुआ, इसलिए ये एल्काइन एल्केन में तुरंत चेंज हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि आंशिक अपचयन किस तरीके से होगा है। मैंने यहाँ पर नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया है जिसमें यहाँ पर मैं रोजनमुंड उत्प्रेरक लूँ या फिर लिंड-लारस उत्प्रेरक लूँ
यहाँ पर उत्पाद एक ही बनेगा। तो उत्पाद क्या बनेगा, हमारे पास ये आंशिक अपचयन हमें एक सिस एल्किन देगा। जब एल्किन ग्रुप के जो दो कार्बन होते हैं उनमें जो जो एक समान ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, ये एक तरफ हो, जैसे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप एक तरफ जुड़े हो या हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ जुड़े हो तो उसे हम सिस एल्किन बोलते हैं। वहीं अगर हाइड्रोजन एक तरफ और ये हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ा हो तो उसे हम ट्रांस एल्किन बोलते हैं। पर यहाँ पर सिस एल्किन क्यों बना, इसका मैकेनिज्म भी पिछले वाले जैसा ही है। यहाँ पर हम एक पैलेडियम का बॉक्स लेते हैं, इस पर कुछ हाइड्रोजन होते हैं। होता यह है कि इन हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर रोजनमंड उत्प्रेरक में हम जो देखते हैं ये BSO4, ये भी इस पैलेडियम पर होता है क्योंकि ये भी रिएक्शन में मौजूद है। आपको कुछ इस तरीके से ये BSO4 नजर आते हैं। जब हमारी एल्काइन यहाँ पर आती है तो यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। कुछ इस तरीके से हमारी एल्कीन बनती है ये वाली। क्वेश्चन ये है कि इस एल्किन के पास भी ये पैलेडियम बॉक्स जा सकता है और यहाँ पर भी रिएक्शन होती है, पर ऐसा नहीं होता। BSO4 के होने के कारण हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कम हो जाती है, इसलिए ये रिएक्शन केवल एक बार ही हो पाती है। इस कारण ये हमारा एल्काइन एल्किन में ही चेंज हो पाता है, एल्केन तक नहीं जाता। ये हाइड्रोजन एक बॉक्स से एक ही साइड से जुड़ा होता है इन दोनों का, इस कारण से यहाँ पर हमारी सिस एल्किन बनती है। एल्काइन से एल्किन तक ही ये रिएक्शन जा पाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन की हम दूसरी रिएक्शन यानी कि बर्च अपचयन अब देखते हैं। उससे पहले ये कि इस कार्बन पर इस एल्काइल ग्रुप की जगह पर अगर हाइड्रोजन यानी कि नॉन टर्मिनल की जगह पर अगर टर्मिनल एल्काइन होता तो क्या इस रिएक्शन में कोई फर्क पड़ता? ना जी, इस रिएक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इस आर ग्रुप की जगह पर एक हाइड्रोजन आ जाता। बट क्या वो सिस एल्किन होता? नहीं, वो सिस एल्किन नहीं होता, वो केवल एल्किन होता। ये उत्प्रेरक अगर हम लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं बर्च अपचयन। ये बर्च अपचयन भी क्या है, एक तरीके का आंशिक अपचयन है। मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर भी एक तरीके से एल्किन बनेगी, बट ये वाली एल्किन ट्रांस एल्किन बनेगी। आओ इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं होता क्या है। यहाँ पर हम जो सोडियम जो धातु लेते हैं, सोडियम धातु का एक ही काम है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना लिया। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम देखते हैं जिसमें हम अपना नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं। यहाँ पर ये जो वाला एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। अगर यहाँ पर मैं नॉन टर्मिनल की जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन लेता, यानी कि इस नॉन टर्मिनल को टर्मिनल बना देता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देता और इस कार्बन पर अटैक कर ही नहीं पाता। इस कारण ये रिएक्शन पूरी तरीके से अलग हो जाती और हमें ट्रांस एल्किन नहीं मिल पाता। इस कारण से मैंने यहाँ पर नॉन टर्मिनल एल्काइन को लिया है। ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करके क्या बनाएगा, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन का अटैक होने से यहाँ पर मुक्त मूलक बन जाएगा और जैसे ही ये मुक्त मूलक बना, ये वाला बॉन्ड टूट कर इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और अपना माइनस बना लेंगे। अगर मैं इसकी दूसरी तरीके से स्ट्रक्चर देखूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गई होगी। ये माइनस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और ये मुक्त मूलक का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में त्रिविम बाधा के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। अब यहाँ पर NH3 रिएक्शन करेगा। ये NH3 कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसे, यहाँ पर इस पर माइनस आवेश होता है और इस पर प्लस आवेश होता है। ये प्लस चार्ज जो होता है इस वाले नेगेटिव चार्ज पर, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस पर अटैक करता है और यहाँ से ये एसिड बेस रिएक्शन करता है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये स्पीसीज क्या करती है, ये वापिस से एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करती है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो ये सोडियम वापस से एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये जब एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करती है तो ये जो मुक्त मूलक यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वापस दो इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाती है। फिर दूसरा NH3 आता है और ये H वापिस इस पर अटैक करके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ट्रांस एल्किन तैयार हो जाता है। अगर इस वीडियो में आपको कंटेंट समझ में आया है और इस तरीके के कंटेंट को आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।